देखिए, म्यूचुअल फंड में जब भरोसे और विश्वास की बात आती है तो ऐसा माना जाता है कि एसबीआई अपने आप में एक भरोसे का नाम है और इसका जीता जागता सबूत है म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स जो अपने अलग अलग गोल के लिए अलग अलग एसबीआई के फंड को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। तो फाइनली फिर से एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से एक नया एनएफओ लॉन्च कर दिया गया है, जिसके बारे में आज हम डिटेल्स में बात करेंगे। देखिए, इससे पहले भी मैंने इस फंड के बारे में बात किया हुआ था, लेकिन कमेंट सेक्शन में रमज़ान भाई की तरफ से फिर से आ गया कि इस फंड पे आप बात करिए। तो आज हम डिटेल्स में बात करेंगे। उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उसको देखेंगे और जब इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि दोनों वीडियो बिल्कुल ही बहुत हद तक के मैच नहीं हो रहे हैं। बस स्कीम डिटेल्स कुछ हद तक के मैच होंगे, लेकिन बाकी की जो बातें होंगी बिल्कुल ही अलग होने वाली है और मुझे लगता है कि बहुत ही यूज़फुल बातें होने वाली है। तो आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि एसबीआई के इस नए फंड में आने वाला टाइम में यानी फ्यूचर में बम्पर रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं। दूसरी बात, एसबीआई पे भरोसा क्यों करते हैं और ये बैंकिंग सेक्टर का फंड है तो इसमें क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। प्लस इसके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को लेकर भी कुछ ज़रूरी बात हम करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं फ़ंड के बारे में डिटेल्स आपको दे देता हूं, उसके बाद जो ज़रूरी बातें होगी वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले फ़ंड का नाम मैं आपको बता दूं। फ़ंड का नाम है एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज़ फंड। समझ रहे हैं? इसका अगर फ़ंड टाइप की बात करें तो ओपन इंडेड फंड है, मतलब कभी भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी यहाँ से आप एग्जिट भी हो सकते हैं, मतलब निकल भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि यहाँ पर 1% एग्जिट लोड भी है अगर आप अपने पैसे को 1 ईयर से पहले रिडीम करते हैं तो इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि 1 ईयर से पहले आप अपने पैसे को न निकालें, वरना आपको 16% लग जाएंगे। 1% तो एग्जिट लोड और शॉर्ट टर्म का जो टैक्स होते हैं वो आपको 15% लगते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस के रूप में होता है। तो 16% टोटल आपके लग जाएंगे। मतलब ऐसा हो जाएगा कि जितना आपको फ़ायदा नहीं हुआ उतना ज़्यादा आपको नुकसान हो जाएगा। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर ग्रोथ IDCW दोनों मिल जाते हैं। इन्वेस्टमेंट प्लान की अगर बात करूँ तो रेगुलर और डायरेक्ट दोनों मिल जाते हैं। अब ये एनएफओ जो लॉन्च हुआ था वो हुआ था 6 फरवरी 2024 को और ये एनएफओ क्लोज हो जाएगा 20 फरवरी 2024 को। इसके बेंचमार्क की अगर बात की जाए तो निफ्टी एनर्जी TRI इसका बेंचमार्क हो गया। इस फंड में लमसम आप मिनिमम 5,000 रुपये से कर सकते हैं, SIP आप 1,000 रुपये से कर सकते हैं। इस फंड को 2 फंड मैनेजर मिलकर मैनेज करने वाले हैं। अब एक बहुत ही ज़रूरी बात आती है कि एसबीआई का ये फंड सेक्टरल एंड थीमेटिक कैटेगरी का है। किस कैटेगरी में है? सेक्टरल एंड थीमेटिक कैटेगरी में। देखिए, इससे पहले भी मैंने इस पे बात किया हुआ है कि इंडिया के अंदर कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें आने वाला 5 साल 10 साल के बाद बहुत ही हाई लेवल का ग्रोथ मिलने वाला है। जैसे कि हो गया एनर्जी का सेक्टर, हो गया EV का सेक्टर, हो गया डिफेंस का। इसके अलावा और भी 1-2 सेक्टर 4-5 सेक्टर हैं जिनमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल के ग्रोथ देखने को मिल सकते हैं। उन्हीं में से एक सेक्टर मैंने क्या बोला है? एनर्जी का। तो ये सेक्टरल एंड थीमेटिक कैटेगरी, सेक्टरल एंड थीमेटिक कैटेगरी के जो फंड होते हैं, एक तो होते सेक्टरल, एक होते थीमेटिक। दोनों को हम समझ लेते हैं शॉर्ट में, ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा आपका। देखिए, सेक्टरल की अगर बात की जाए तो वो फंड होते हैं जो पर्टिकुलर किसी एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके बाद थीमेटिक की अगर बात की जाए तो एक ही थीम पर काम करने वाली अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग सेक्टर के अलग अलग कंपनियों में निवेश करते हैं, लेकिन उनका थीम एक ही होता है। मतलब वो एक ही थीम की कंपनी होती है। जैसे मकान बनाने वाली कंपनी है, कोई कंस्ट्रक्शन के काम करने वाली, तो उसमें सरिया भी लगते हैं, लोहा जिसे हम और आप कहते हैं, तो वो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन थीम क्या है? मकान बनाना। सीमेंट एक अलग चीज़ है, अलग सेक्टर है, लेकिन यहाँ पर थीम क्या है? मकान बनाना। तो इस चीज़ को समझिए, इसी को हम कहते हैं थीमेटिक। तो ये एक सेक्टरल एंड थीमेटिक कैटेगरी का फंड है। तो अब ये इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करेगा? एनर्जी के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेगा। जी, एनर्जी के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेगा और एनर्जी के सेक्टर में काम करने वाले अलग अलग कंपनी, अलग अलग इंडस्ट्री के कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करेगा। अपने ज़्यादातर पैसे को इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करेगा।
तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक तरह से फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है इस हिसाब किताब से, इस एंगल से अगर हम देखने की कोशिश करें कि एनर्जी के जो सेक्टर्स हैं आने वाला टाइम में इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है इंडिया के अंदर। क्योंकि ये तेल बनाने वाली तेल जो हो गया, ऑयल जिसे हम कहते हैं, गैस हो गया, उसके बाद बिजली हो गया, ये सारी चीज़ें इसी में आ जाती हैं। इन चीज़ों पर, इन थीम पर जो भी कंपनीज़ काम कर रही हैं उन सारी जगहों पे उस तरह की कंपनीज़ में ये फंड अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करेगा। अब मैंने शुरू में एक बात आपको कहा था कि बैंकिंग सेक्टर के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए इसके कई सारे रीज़न हैं, लेकिन ख़ास एक रीज़न के ऊपर मैं बात करूंगा। देखिए बैंकिंग सेक्टर के जो म्यूचुअल फंड होते हैं उन पे आप ज़्यादा बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर जो है कुछ कंपनी ऐसी होती है जिसके डूबने के चांसेस होते हैं, लेकिन बैंक बहुत ही कम डूबते हैं या बहुत ही कम लूटे जाते हैं। भले ही कोई ऐसे एक दो लोग निकल जाते हैं या बहुत ही मतलब ऐसा रियर केस आता है कि जब बैंक लूट जाता है या बैंक की दिवालिया हो जाती है या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो जाता है, नहीं तो बहुत ही कम इस तरह के कांड आपको बैंक के साथ देखने को मिलेगा। दूसरी बात, कस्टमर बराबर बैंक से जुड़े हुए रहते हैं, इसकी वजह से भी बराबर कोई चीज़ अगर आपकी नज़रों के सामने हो या फिर आपके आसपास आपके करीब इलाके में हो तो उस पर भरोसा ज़्यादा बना हुआ रहता है। और दूसरी बात, म्यूचुअल फंड में बैंकिंग सेक्टर के जो फंड है वो ज़्यादा सेफ भी माने जाते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं तो कहता हूं कि बैंकिंग सेक्टर के फंड लेना ही चाहिए आपको, ये ज़्यादा बेहतर होते हैं। अब जहां तक बात आती है एसबीआई की, तो इसके लिए एक और भी प्लस पॉइंट हो जाता है क्योंकि ये एक गवर्नमेंट बैंक है। देखिए बैंक भी प्राइवेट और गवर्नमेंट होते हैं, ये तो आप जान ही रहे हैं। देखिए अगर कोई प्राइवेट बैंक के साथ कुछ गलत कांड हो जाता है, कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, तो वहाँ पर जवाबदेही किनकी होगी? उनकी होगी जिसके अंडर में वो बैंक है, जो ट्रस्ट या जो ऑर्गेनाइजेशन, जो भी टीम है उस बैंक को हैंडल कर रही है, रेगुलेट कर रही है, चला रही है, मतलब बोले तो उसकी जवाबदेही होगी। लेकिन अगर एसबीआई हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, इस तरह के जो गवर्नमेंट बैंक है, इसके साथ अगर कुछ भी होता है तो इसकी जवाबदेही किसको होगी? इसकी जवाबदेही होगी सरकार की, क्योंकि ये सरकार चला रही है, सरकारी बैंक माना जाता है। हम कहते भी है ना सरकारी बैंक, इसीलिए तो कहते हैं क्योंकि इसको सरकार चला रही है, जबकि प्राइवेट को भी सरकार ही चला रही है। लेकिन फिर भी यहाँ पर एसबीआई जो कि एक सरकारी बैंक के तौर पर माना जाता है और दूसरे बैंक जो कि प्राइवेट के तौर पर माना जाता है, दोनों में फर्क है। अब देखिए मैं अपने हिसाब से बात कर रहा हूं, आपको कैसा लगता है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका जो वैल्यूबल एडवाइस होता है वो मेरे लिए बहुत काम की चीज़ें साबित होती है। मैं अपनी तरफ से एक बात आपको बता रहा हूं कि देखिए आपको ये फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये तो खैर आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरी तरफ से कोई सजेशन या एडवाइस वगैरह नहीं है कि आप कीजिए या ना कीजिए, आप अपनी रिसर्च कीजिए, उसके बाद इसमें इन्वेस्टमेंट करिए। अब देखिए जहाँ तक बेहतर फंड होने की बात है तो मुझे ऐसा लगता है, आपको कैसा लगता है आप बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो सेक्टरल फंड से बेहतर मैं स्मॉल कैप को मानता हूं, क्योंकि अक्सर ज़्यादातर सेक्टरल फंड, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, ज़्यादातर की बात कर रहा हूं, ज़्यादातर सेक्टरल फंड ऐसे हैं जिनके रिटर्न्स उतने अच्छे नहीं रहते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन में। तो ऐसा मुझे लगता है, आपको कैसा लगता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फाइनली जो भी डिटेल्स थी वो मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।